नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर के यूपी होमगार्ड 2025 के लिए, ठीक है दोस्तों? जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 5 रहेगा। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और फिर ऐसे ही आधुनिक इतिहास तक धीरे-धीरे करके पहुँचेंगे दोस्तों। इतिहास से, भूगोल से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के? तो ये यूनान के थे। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है कभी-कभी कि जो हिस्ट्री के खोजकर्ता थे वो कहाँ के थे? तो यूनान के थे। नेक्स्ट है पहिया या कृषि का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस का उदय कब हुआ था? जो ज्ञानी मानव है होमो सेपियंस जिसको कहा जाता है, इसका जो है कि उदय कब हुआ और आग का आविष्कार कब हुआ था? तो इन दोनों का उदय कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। इसी काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था, यानी दाह संस्कार की प्रक्रिया। नेक्स्ट है भीमबेटका है। क्या है भीमबेटका? एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका प्रसिद्ध है क्यों? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। ठीक है। गुफा शैल चित्रों के लिए, गुफा और पत्थरों के शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो वो है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है। ये कहाँ है? एशिया माइनर में, यानी तुर्की में पड़ता है दोस्तों। तो ये बोगज कोई अभिलेख यहाँ पर है और ये विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। ठीक है। सबसे पहले मानवों ने किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आपकी यूपी होमगार्ड के लिए मैं छोटे-छोटे क्वेश्चंस ही पूछेगा, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम लिमिट भी पूछा जाता है दोस्तों इसका। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल की थी ये सभ्यता। यदि आपसे काल पूछा जाए तो कि कैसे काल की सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी और अगर पूछा जाए कि कैसी सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण? तो नगरीय सभ्यता सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कांसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? तो नगर नियोजन के लिए। ठीक है। अपने नगर नियोजन के लिए, शहरीकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी सिंधु सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ये लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का क्या अर्थ है दोस्तों? कि जैसे अगर किसी को कुछ बताना होता था कि वहाँ पर चले जाओ तो मतलब भाव में अपने चित्र के माध्यम से बताते थे कि तुम जो है कि वहाँ पर चले जाओ। ठीक है। ऐसे भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब कोई कुछ लिखा नहीं जाता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ठीक है। कृषि था व्यवसाय और यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूँ था। जौ और गेहूँ सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तो जौ का, बाद में गेहूँ का। ठीक है। और ये जो है कि सबसे पहले जो है कि खेती कब हुई थी? तो मेहरगढ़ में हुई थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। जौ और गेहूँ की सबसे पहले कृषि हुई थी। नेक्स्ट है कपास की खेती का प्रारंभ हुआ
किसने किया था? तो ये सिंधु वासियों ने किया था। कपास की खेती प्रारंभ की थी किसने? तो सिंधु वासियों ने। नेक्स्ट है, कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों, आप ऐसे एक चार्ट की तरीके से याद रखिएगा कि जो सब जैसे इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है? तो सबसे पश्चिमी कौन-सा है? तो सुतका गंडोर, सबसे पश्चिमी कौन-सा है? सुतका गंडोर। और सबसे पूर्वी क्या है? तो आलमगीरपुर है, ठीक है? आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी क्या है दोस्तों? तो सबसे दक्षिणी क्या है? दैमाबाद। और सबसे उत्तरी क्या है? तो मांडा है, ठीक है? सबसे उत्तरी क्या है? मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो चिनाब नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी स्थल जो मांडा है वो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी स्थल जो डैमाबाद है ये किस नदी के किनारे है? तो ये प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी जो है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है? और सबसे पूर्वी की बात करते हैं अगर, जो आलमगीरपुर है, तो ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, ठीक है? जो कि मेरठ जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, ये किस नदी के किनारे है? तो ये है दास्क नदी के किनारे। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए क्रमशः आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सुतका गेंडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है? ये किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सब उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन-सा है? तो उत्तरी कौन-सा है? मैंने बता दिया मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे, अखनूर जम्मू कश्मीर में, ठीक है? नेक्स्ट है जो डैमाबाद है वो सबसे दक्षिणी है। तो डैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में, ठीक है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। आपको ये नहीं याद रखना है, केवल आप राज्य याद रखिए कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो आपको बता दिया मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसमें जो है कि व्यवसाय क्या था? कृषि था, जौ और गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल थी और सिंधु वासियों ने जो है कि कपास की खेती स्टार्ट की थी, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? तो वो था लोथल, ठीक है? लोथल कहाँ है? गुजरात में है सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ से लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फ़ारस में, फ़ारस यानी ईरान तक व्यापार करते थे। लोथल स्थित है कहाँ पर? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन-सा है? भारत में ही नहीं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो कौन था? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। ये कहाँ है? तो हिसार जिले में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है? सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? तो सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ठीक है? भगवान शंकर की पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन-सा था? तो वो हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, माउंट गोमरी जिला में, ठीक है? ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे पर है। आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, हड़प्पा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे पर, बस। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, मैंने बता दिया। हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों का मतलब एक ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है? नेक्स्ट है, हड़प्पाई समाज कैसा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? वहाँ पर पिता प्रधान हुआ करते थे या माता? तो माताएँ प्रधान हुआ करती थी, यानी मातृसत्तात्मक, ठीक है?
स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है? स्वास्तिक चिन्ह कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? तो शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी कौन-सा खेल खेलते थे? तो शतरंज खेल खेलते थे, ठीक है? धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है? यहाँ से जलाशय की भी साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। नेक्स्ट है R37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। दोस्तों ये कब्रिस्तान या फिर किस जगह से क्या मिला है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मत भूलिएगा दोस्तों। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से और युद्ध से भी अनभिज्ञ थे दोस्तों। हड़प्पा के लोग युद्ध क्या होता है ये नहीं जानते थे और लोहा क्या होता है ये नहीं जानते हैं थे। लोहा तो महाजनपद काल में खोजा गया था उत्तर प्रदेश के अतरंगी खेड़ा में, ठीक है दोस्तों, जो कि एटा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था? तो वो लाल था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? किसकी देखरेख में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई हुई थी? तो ये हुई थी जॉन मार्शल ने। और जानकारी किसने सबसे पहले दी थी कि यहाँ पर खुदाई करो कुछ ना कुछ मिलेगा? तो ये जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो खुदाई करवाई थी उसके प्रभावी प्रभारी कौन थे? वो जॉन मार्शल थे, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे फ़राओ, ठीक है? मिस्र की सभ्यता भी इसी की जो है कि समकालीन थी, तो ऐसे याद रखेंगे दोस्तों इसको। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो लोथल से मिले हैं और रंगपुर से। रंगपुर से तो धान की भूसी मिली है दोस्तों, रंगपुर। और रंगपुर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों? कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है? कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यहाँ से जुते हुए खेत और हल के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड प्राप्त हुए थे कहाँ से? तो अग्निकुंड प्राप्त हुए थे लोथल और कालीबंगा से, ठीक है? घोड़े के हड्डियों के साथ कहाँ से मिले थे? तो ये में से सुरकोटदा थे। ये कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन-सी है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार था, ये सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। और एक ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन-सा था? तो वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है? मोहनजोदड़ो, ये ध्यान रखेंगे। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी और राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है? नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कांसे की मूर्ति, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि लरकाना जिला में स्थित है, ठीक है? सिंध राज्य, प्रांत मतलब राज्य होता है, तो सिंध राज्य के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। तो इसमें भी आपको केवल 2 बातें याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। जिसमें दड़ो लगा है दोस्तों, वो जान लीजिए सिंधु नदी के किनारे पर है। जैसे चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, तो ये जो है कि सिंधु नदी के किनारे पर है और ये दोनों जो है ये सभी पाकिस्तान में पड़ेंगे, ठीक है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन-सा था? जो था बृहद स्नानागार, ठीक है? और जो सबसे बड़ी इमारत मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था, ठीक है? मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक किसका है? तो वो क्या है? उसका अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का काल कि कब से कब तक था? तो ये कब से कब तक था दोस्तों? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है? दोस्तों अभी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे भी बचे हुए हैं दोस्तों। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्तों वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँगा। सब के सब क्वेश्चंस मैं कराऊँगा दोस्तों। अभी प्रैक्टिस सेट है, अभी मैं थ्योरी क्लास भी करवाऊँगा दोस्तों। अभी तो ये जान लीजिए कि पहला प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अभी चल रहा है, मैं धीरे-धीरे अभी सबको करवाने वाला हूँ दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों।
वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? आर्य थे। वैदिक काल का निर्माता या संस्थापक कौन थे? तो आर्य आर्य थे। नेक्स्ट है, आर्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्यों की जानकारी तो ये मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन-कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन-सा है? अथर्ववेद है। वेद त्रयी में कौन-कौन से शामिल है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ये तीनों वेद त्रयी में शामिल हैं और अथर्ववेद जो है कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे नया वेद यही है अथर्ववेद, ठीक है? और ऋग्वेद में आर्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। ठीक है। आर्य भारत में आए थे। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले कहाँ बसे थे? जब आर्य भारत में आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में बसे हुए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो वो था मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से जो है कि वो आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी संस्कृत और उनका प्रिय पेय पदार्थ क्या था? वो क्या पीते थे? तो सोमरस पीते थे, जिसको आज के समय में मदिरा या शराब कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी और उनका पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता कौन थे? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और उनकी जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मजाक में मत लीजिएगा। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों? तो ये पता चल गया कि कहाँ है, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत की। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था और देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मध्य सत्तात्मक था और वैसे ही आर्यों का समाज क्या था? वो पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है? वो 6 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, ठीक है दोस्तों, और छंद है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो वो कौन-सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, जिसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है। और 10,000 से ऊपर जो है कि इसमें श्लोक हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेदों को जो है कि इन्होंने ही लिखा है, सभी वेदों को, ठीक है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? यानी ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? जो ऋग्वेद को पढ़ता है, तो वो कौन है? होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन-सी है? यानी ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है? तो वो है सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन-सी है? यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? तो ये सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार है? तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल और केवल 1 बार है और वहीं यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नंबर भी पूछता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो वो इंद्र हैं, जिनको पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र है, क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन है? गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र समर्पित है, किसको समर्पित है? सूर्य देवता को और सावित्री को, ठीक है। दशराज युद्ध की जो है कि चर्चा या दशराज युद्ध का उल्लेख जो है कि वो कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में और 9वें मंडल में सोम देवता यानी सूर्य देवता का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दशराज युद्ध किस वेद में मिलता है इसका उल्लेख? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध लड़ा गया था, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी, जो कि रावी नदी का पुराना नाम है, तो परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं। आठवें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती हैं? खिल कहलाती हैं, खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन-सा है? तो वो है 9वां, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन-सा है? तो वो है 10वां मंडल। 10वें मंडल में सबसे लास्ट में कौन-सा मंडल लिखा गया? तो 10वां मंडल है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? अघन्या मतलब जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, यानी जो मारे जाने योग्य नहीं है। वो कौन है? गाय। गाय को क्या कहा गया? अघन्या कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो वो मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से, ठीक है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल 2 भाग में है दोस्तों। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो थे प्रजापति। और पूर्व वैदिक काल के कौन थे? तो वो इंद्र थे। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया था? तो ये बता दिया मैंने कि गाय को कहा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य वाला वेद वेद कौन-सा है? यानी ऐसा वेद कौन-सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित वेद कौन-सा है? ये यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी या विधि विधान संबंधी कौन-सा वेद है? तो वो है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र और संग्रहित वेद कौन-सा है जिसमें तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र वशीकरण? तो वो कौन है? अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? कौन-सा वेद है? तो वो है सामवेद, ठीक है। सामवेद है भारतीय संगीत का जनक, जिसमें 7 सुर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये जो है कि सामवेद में लिखे हुए हैं। सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो सामवेद का ज्ञाता है, उसको कहते हैं उद्गाता, ठीक है? और जो यजुर्वेद का ज्ञाता है, उसको कहते हैं अध्वर्यु, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्ञाता भी पूछा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है ऋग्वेद का। इसके ऋग्वेद के 2 हैं, आप याद रखिए 1 से, ठीक है? ऐतरेय और कास्तकी, ऐतरेय और कास्तकी, ऐतरेय और कास्तकी 1, ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट है पंचविश, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये है सामवेद का, ठीक है। 7 सुर किसमें है? तो 7 सुर है सामवेद में, वैसे ही 5 नंबर याद रखिएगा, पंचविश, 5 विश, ये किसके हैं? सामवेद में है। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो अथर्ववेद का है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये यजुर्वेद का है, ठीक है। पुराणों की पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है 18। तो ये याद कैसे करेंगे? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अल-बरूनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण कौन-सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। इसी में जो है कि भगवान विष्णु के जो है कि 10वें अवतार के बारे में जानकारी दी गई है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। ध्यान देंगे, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद और गुप्त पुराण की यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गुप्त पुराण की वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, ठीक है। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। यानी उपनिषद किससे संबंधित है? फिलॉसफी से संबंधित है, दर्शन शास्त्र से संबंधित है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन-सा है? तो वो सांख्य दर्शन है, ठीक है, जिसको कपिल मुनि ने लिखा था, ठीक है। न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन ये भी एक दर्शन है दोस्तों, 6 दर्शन हुए हैं कुल मिलाकर। तो न्याय दर्शन किसने लिखा है? गौतम ने, गौतम ऋषि ने। और सांख्य दर्शन किसने लिखा है? तो वो कपिल ने। नेक्स्ट है, योग दर्शन किसने लिखा है? तो वो पतंजलि ने लिखा है। और मीमांसा दर्शन किसने लिखा है? तो वो लिखा है जैमिनी ने। इसकी रचना किसने की है? जैमिनी ने। तो मीमांसा किसने है रचना की है? जैमिनी ने, ये ध्यान रखेंगे।
ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो 108 है, लेकिन प्रमाणित कितने हैं? 13 है। जो बड़े हैं, जो बड़े रूप में लिखे गए हैं, वो कौन से हैं? प्रमाणित 13 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये तथा ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ये ओम शब्द ये कहाँ से लिया गया है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये और तथा ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। न्याय दर्शन किसने लिखा है? तो गौतम ने। सांख्य दर्शन कपिल ने। योग दर्शन पतंजलि ने। और मीमांसा जैमिनी ने। ठीक है, ये तो आपको कभी नहीं भूलेगा, योग दर्शन पतंजलि। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, 13 प्रमाणित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन-सी है? तो मनुस्मृति है, ये ध्यान रखेंगे, ऋषि मनु ने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? विधि मतलब कानून, यानी प्राचीन हिंदू कानून विधि के पुस्तक यानी कानून के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो ऋषि मनु थे। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन-सा है? वो रामायण है, वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन-सा है? महाभारत है, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा किस रज़्मनामा नाम से किसने किया था? तो ये किया था बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी इसका पूरा नाम है। 16वीं सदी में इसने रज़्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। तो फारसी में महाभारत को क्या कहा जाता है? रज़्मनामा। ठीक है, और महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता, ये भी ध्यान रखेंगे। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था बदायूनी ने, ठीक है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या है? तो वो है संहिता, ठीक है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप किसे कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। 4 वेदों को मिला कर के क्या कहते हैं? संहिता, ठीक है। चारों वेद कौन-कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ठीक है, सबसे लास्ट में कौन-सा लिखा गया है वेद है? अथर्ववेद है। ये तीनों वेद त्रयी में शामिल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। 10वां मंडल किस लिए है दोस्तों? ये आप बताएँगे अपनी तरफ से। ये भी मैंने आपको बताया था। 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये ध्यान रखेंगे। 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। सामवेद गीत संगीत के लिए है। सारों सातों सुर किसमें है? सामवेद में है। यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है। इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और सामवेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उन सब को मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।